रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को संक्षिप्त ज्ञान में बदलते हैं, जिसका आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम मार्क मैनसन की काफी चर्चित किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, अ काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच टू लिविंग अ गुड लाइफ पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्ते। हाँ, ये किताब तो काफ़ी पॉपुलर हुई है और इसकी वजह शायद यही है कि ये जो ट्रेडिशनल हमेशा पॉजिटिव रहो वाली सलाह है ना, उसको सीधी चुनौती देती है। हाँ, बिल्कुल। मैनसन का स्टाइल भी काफी अलग है, एकदम सीधा, कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, बिल्कुल बेबाक, कभी-कभी थोड़ा चौंकाने वाला भी, लेकिन बहुत यथार्थवादी, रियलिस्टिक जिसे कहते हैं। सही कहा, यथार्थवादी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब है क्या असल में? मार्क मैनसन जो पहले ब्लॉगर थे, उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें? देखिए, मैनसन का जो कोर आइडिया है वो ये है कि एक अच्छी जिंदगी जिसे हम सब चाहते हैं, वो ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस जमा करने से नहीं आती, अच्छा, तो फिर कैसे आती है? बल्कि वो आती है जो हमारे जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं, मुश्किलें, दर्द, असफलताएं, उन्हें बेहतर ढंग से संभालने से, उन्हें स्वीकार करने से। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है ना? क्योंकि ज्यादातर सलाह तो यही होती है कि नेगेटिविटी से बचो। हाँ, बिल्कुल। मैनसन कहते हैं कि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगी, बस शायद बदल जाएंगी या थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। तो मतलब समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश ही छोड़ दें? कोशिश नहीं, उम्मीद शायद। मैनसन उदाहरण देते हैं चार्ल्स बुकॉफ्स्की का, एक शराबी, जुआरी लेखक, जिसे सालों तक कोई नहीं पूछता था। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उनके मकबरे पर लिखा है, कोशिश मत करो, डोंट ट्राई। कोशिश मत करो, ये तो सफलता के सारे नियमों के खिलाफ है। हाँ। और मैनसन यही पॉइंट बनाने के लिए उनका उदाहरण देते हैं कि बुकॉफ्स्की सफल इसलिए नहीं हुआ कि उसने जीतने की बहुत कोशिश की, वो सफल हुआ क्योंकि उसने मान लिया था, स्वीकार कर लिया था कि हाँ, वो एक हारा हुआ इंसान है, उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, और उसने उसी के बारे में पूरी ईमानदारी से लिखा। मतलब अपनी सच्चाई को, अपनी कमियों को स्वीकार करने में भी एक ताकत है। बिल्कुल, अपनी असफलताओं को स्वीकारना। और ये आज की जो हमारी कल्चर है ना, जहाँ सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, हाँ, हमेशा खुश, हमेशा सफल। मैनसन इसी की आलोचना करते हैं। ये जो अवास्तविक पॉजिटिव उम्मीदें हैं, हमेशा खुश रहो, बेस्ट बनो, वो कहते हैं कि ये दबाव हमें अंदर ही अंदर ये याद दिलाता रहता है कि हम शायद काफी नहीं हैं। तो फिर रास्ता क्या है? अगर हमेशा पॉजिटिव रहना भी ठीक नहीं, तो करें क्या? यही मैनसन का वो सटल आर्ट आता है। हाँ। वो कहते हैं, हमें चुनना होगा, ये तय करना होगा कि किस चीज की परवाह करनी है, किस चीज को अपना फक देना है और किसे नहीं। मतलब अपनी परवाह को सोच समझकर खर्च करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारी मेंटल स्पेस सब लिमिटेड है। हम हर चीज की, हर किसी की राय की परवाह नहीं कर सकते। असल में कम चीजों की परवाह करना सीखना होगा। लेकिन जिन चीजों को चुने, उनकी गहराई से परवाह करें। हाँ, जो वाकई मायने रखती हैं। मैनसन के अनुसार यही बेहतर जीवन की कुंजी है। तो ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा या ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है जो लगातार पॉजिटिव बने रहने के प्रेशर से थक गए हैं। हाँ, ये जो एक दबाव सा होता है समाज में कि हमेशा मुस्कुराते रहो, सब ठीक है दिखाओ। बिल्कुल। और उन लोगों के लिए भी जो जीवन की जो अनिवार्य मुश्किलें हैं, जो असफलताएं आती ही हैं, उनसे डील करने का एक ज्यादा रियल, ज्यादा ग्राउंडेड तरीका ढूंढ रहे हैं। और शायद वो लोग भी जो चिंता या गिल्ट या खुद को कम समझने की भावना। हाँ, मैनसन इसे फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं। मतलब आप बुरा महसूस करने के लिए और बुरा महसूस करते हैं। जैसे आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं और फिर आप इस बात के लिए एंग्जाइटी फील करते हैं कि आपको एंग्जाइटी क्यों हो रही है। अरे हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, गुस्सा आने पर खुद पर गुस्सा होना। एग्जैक्टली। ये किताब उस लूप को तोड़ने में मदद कर सकती है, और उन लोगों के लिए भी जो शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में असल में क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे वैल्यूज क्या हैं, किस चीज पर फोकस करूं और किसे जाने दूं। सही। तो कुल मिलाकर ये उन सब के लिए है जो परफेक्शन का पीछा छोड़कर जीवन की जो थोड़ी कड़वी सच्चाइयां हैं, उन्हें स्वीकार करके एक ज्यादा संतुष्ट, ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं। बिल्कुल, वास्तविकता को अपनाना, अपनी कमियों के साथ। ठीक है, तो अब आते हैं इस किताब की कुछ सबसे अहम सीखों पर। की टेकअवेज क्या हैं?
हाँ, परी है, पर कुछ मुख्य बातों पर फोकस करते हैं। पहली और शायद सबसे अनोखी, जिसे मेंसन ने फिलोसोफर एलन वॉट्स से लिया है, 1. उल्टा नियम या द बैकवर्ड्स लॉ। उल्टा नियम, ये क्या है? ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप किसी पॉजिटिव चीज का पीछा करते हैं, जैसे खुशी, कॉन्फिडेंस, प्यार, आप उतने ही उससे दूर होते जाते हैं। हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि किसी चीज का पीछा करना ही इस बात को कंफर्म करता है कि वो आपके पास अभी नहीं है। आप खुश होने की जितनी कोशिश करते हैं, आपको उतना ही याद आता है कि आप खुश नहीं हैं। ओह, हाँ, ये बात तो है। इसके विपरीत जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, डर, चिंता, दुख, असफलता, जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं बिना खुद को जज किए, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। कैसे? करना बंद कर देते हैं। अब बस स्वीकार करते हैं, हाँ अभी मैं डरा हुआ हूं और ये ठीक है। इस एक्सेप्टेंस में एक तरह की शांति है। वो बुकॉफ्स्की वाला उदाहरण फिर से याद आ रहा है। उसने अपनी हार को स्वीकार किया और उसी से कुछ पॉजिटिव निकला, नेगेटिव को स्वीकार करने से। बिल्कुल। उसने सफल होने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी सच्चाई को जिया। और इसी से जुड़ा है दूसरा मुख्य पॉइंट 2, अपनी तकलीफें चुने। चूज योर स्ट्रगल्स। तकलीफें चुने, हम तो तकलीफों से बचना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? मैंसन का तर्क है कि लाइफ प्रॉब्लम से भरी है, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, वो बस रूप बदलेंगी या शायद थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा। तो खुशी समस्याएं न होने में नहीं है, खुशी है उन समस्याओं को सुलझाने में जिन्हें आप सुलझाना चाहते हैं। मतलब हमें प्रॉब्लम फ्री लाइफ की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? मैंसन के हिसाब से हाँ, हमें अच्छी समस्याओं वाली जिंदगी की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छी समस्याएं, वो क्या होती है? वो समस्याएं जिन्हें हल करने में आपको कोई दिखे, कोई सार्थकता महसूस हो, या कम से कम जिन्हें आप झेलने को तैयार हों। असली सवाल ये नहीं है कि आप जीवन में क्या एंजॉय करना चाहते हैं। असली सवाल है आप कौन सा दर्द सहने को तैयार हैं, कौन सा स्ट्रगल अपनाने को तैयार है। यही तय करेगा कि आप क्या हासिल करेंगे। हाँ, उन्होंने अपना उदाहरण दिया था ना कि वो रॉकस्टार बनना चाहते थे, स्टेज पर होना, वो ग्लैमर, वो पसंद था। हाँ, परिणाम पसंद था। लेकिन जो प्रोसेस था, घंटों रियाज करना, छोटे छोटे गिग्स ढूंढना, रिजेक्शन झेलना, वो स्ट्रगल उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए वो असफल रहे। सफलता उसी स्ट्रगल से मिलती है जिसे आप अपनाने का तैयार हो। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब फिट होना है तो जिम का दर चुनना होगा, बिजनेस बनाना है तो लंबे घंटे और रिस्क का दर चुनना होगा। पर 3, कम चीजों की परवाह करने का महत्व और ये आपके वैल्यूज से कैसे जुड़ा है। ये कम चीजों की परवाह करना सुनने में थोड़ा सेल्फिश सा नहीं लगता कि हमें किसी की फिक्र नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंसन का मतलब ये नहीं है कि आप बेपरवाह या असंवेदनशील बन जाएं। उनका पॉइंट ये है कि हमारी जो परवाह करने की शक्ति है, हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान, वो लिमिटेड है। हाँ, वो तो है। हम हर छोटी बड़ी बात पर, हर किसी की राय पर, हर सोशल मीडिया ड्रामे पर अपनी एनर्जी नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो जो चीजें सच में इंपॉर्टेंट है उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें चूज करना होगा कि क्या चीज हमारी परवाह डिजर्व करती है। और ये चुनाव कैसे करें? ये चुनाव हमारे वैल्यूज पर आधारित होना चाहिए। आपके मूल्य क्या हैं? आप किन चीजों को जीवन में महत्व देते हैं? यही तय करता है कि आप किन मैट्रिक से अपनी सफलता या असफलता नापते हैं। अच्छा। अगर आपके वैल्यूज अच्छे हैं तो आप उन चीजों की परवाह करेंगे जो मीनिंगफुल है। अगर आपके वैल्यूज मैंसन के शब्दों में खराब हैं, खराब वैल्यूज जैसे हमेशा प्लेजर या मजे की तलाश में रहना, मैंसन कहते हैं प्लेजर तो बस एक नतीजा है, गोल नहीं। या फिर सिर्फ मटेरियल सक्सेस, पैसा, चीजें, या हमेशा सही साबित होने की जिद, या हमेशा पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करना। ये वैल्यूज खराब क्यों हैं? क्योंकि अक्सर सतही होते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, या हमें असल में खुशी नहीं देते। मैंसन यहाँ डेव मस्टेन और पीट बेस्ट का उदाहरण देते हैं। हाँ, मेटालिका और बीटल्स वाले। हाँ, मस्टेन जिन्हें मेटालिका से निकाल दिया गया था, उन्होंने मेगाडेथ बनाई, बहुत सफल हुए, लेकिन वो हमेशा दुखी रहे क्योंकि उनका मेट्रिक था मेटालिका से बेहतर होना, जो वो कभी बन नहीं पाए अपनी नजर में। हाँ। दूसरी तरफ पीट बेस्ट, जिन्हें बीटल्स ने ठीक फेमस होने से पहले निकाल दिया था, उन्होंने बाद में एक साधारण फैमिली वाली लाइफ चुनी और वो कहते हैं कि वो ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वैल्यूज बदल दिए, सफलता का अपना पैमाना बदल दिया। ये दिखाता है कि आप किस यार्डस्टिक से खुद को नापते हैं, ये कितना ज्यादा मायने रखता है आपकी खुशी के लिए। बिल्कुल।
और यही हमें चौथी और आखिरी अहम सीख पर लाता है। 4. आप हमेशा चुन रहे हैं, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो भी हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, चाहे हमारी गलती हो या न हो? हाँ, कुछ हद तक यही। मैंसन यहाँ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोष, फॉल्ट में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। ओके। हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो और उसके लिए दोष किसी और का हो, फॉल्ट किसी और का हो। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया या आपका एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपकी गलती नहीं थी, दोष उनका है। ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उसे क्या मीनिंग देते हैं और उससे कैसे डील करते हैं, इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी होती है। ये थोड़ा मुश्किल है समझना। मतलब गलती किसी और की पर जिम्मेदारी मेरी। हाँ, विलियम जेम्स की कहानी याद है? अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। हाँ, आपने बताया था। वो अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल दौर से गुजरे, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फेलियर्स। एक पॉइंट पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1 साल के लिए। वो मानेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी होता है उसकी 100% जिम्मेदारी उनकी है। हर चीज की। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया की, अपने नजरिए की। और इस माइंडसेट को अपनाने से उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी घटनाओं पर कंट्रोल न हो, पर अपनी इंटरनल रिएक्शन पर तो है। मैंसन ने अपने ब्रेकअप का उदाहरण भी दिया था शायद, हाँ, कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड धोखा देने के लिए दोषी थी, एट फॉल्ट। लेकिन उस धोखे के बाद जो दुख, गुस्सा और अपनी लाइफ को संभालने का काम था, जी, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मैंशन की थी। हाँ, ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता, जिम्मेदारी लेने से आप सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो दोष अतीत का है, जिम्मेदारी वर्तमान की। भले ही पास्ट में किसी और की गलती हो, प्रेजेंट में उसे हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी है। ये एक पावरफुल आइडिया है। हाँ, आसान नहीं अपनाना, लेकिन बहुत एम्पावरिंग है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मार्क मैंशन की इस किताब का निचोड़ क्या है? वो एक मेन मैसेज क्या है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मैसेज यही है कि लाइफ मुश्किल है, इसमें दर्द है, समस्याएं हैं, असफलताएं हैं। ये पैकेज का हिस्सा है, इनसे भागने की कोशिश बेकार है। इन्हें स्वीकार करना होगा। हाँ, और खुशी समस्याएं न होने में नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को चुनने और सुलझाने में है जिनकी आप परवाह करते हैं। वो सार्थक स्ट्रगल। और ये परवाह भी सोच समझ कर करनी है, कम चीजों की पर गहराई से, अपने वैल्यूज के हिसाब से। बिल्कुल, हर चीज की परवाह करने का बोझ नहीं उठाना है और लगातार खुशी के पीछे नहीं भागना है या जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं बनना है। नेगेटिविटी को भी स्वीकारना है, महसूस करना है। और सबसे जरूरी, अपनी लाइफ की, अपने चॉइसेस की, अपने रिएक्शंस की जिम्मेदारी लेनी है। हाँ, ब्लेम गेम छोड़कर ओनरशिप लेनी है। शायद असली सटल आर्ट कुछ भी परवाह न करने की नहीं है, बल्कि सही चीजों की गहराई से परवाह करने की और बाकी सब फालतू चीजों को जाने देने की है। कम की परवाह करो पर बेहतर तरीके से करो, परफेक्शन का पीछा छोड़ो। एग्जैक्टली। किताब यही करने के लिए एनकरेज करती है, एक तरह से परमिशन देती है कि आप परफेक्ट ना हो, आप फेल हो, आप दर्द महसूस करें, और शायद इसी स्वीकृति में ज्यादा शांति है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, श्रोताओं के लिए भी सोचने को। अगर वाकई कम चीजों की परवाह करने से हमें बेहतर महसूस होता है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी या बड़ी चीज है जिसकी परवाह करना हम छोड़ सकते हैं, ताकि जो ज्यादा जरूरी है उसके लिए थोड़ी जगह बन सके? ये थी आज की चर्चा। हालांकि ये बातचीत किताब के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे और भी बहुत कुछ साझा करने के लिए उत्सुक हो। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पर चर्चा करना चाहेंगे।